नमस्कार श्रोताओं, आज के इस हेल्थ पॉडकास्ट में मैं हरलीन गंभीर गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि गीतांजलि ने माना है, कैंसर एक जंग है जिसे समझदारी से जीता जा सकता है। तो इसी डिस्कशन को आज हम करने वाले हैं, इस पॉडकास्ट को आज हम करने वाले हैं हमारे कैंसर सर्जन डॉक्टर आशीष जखेटिया सर के साथ। आप एचओडी हैं और साथ ही प्रोफेसर भी हैं। तो आज हम कैंसर से जुड़े जो आप लोगों के सवाल मेरे पास आए हैं, उन सबके सवालों के जवाब आज हम सर से लेने वाले हैं। सर, आपका आज के पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो सर, मैं आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि श्रोताओं ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके लिए भेजे हैं, तो मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे लेना चाह रही हूँ कि आप जानते हैं सर, कैंसर का नाम सुनते ही एक अंदर फियर आता है, जो कि बहुत स्वाभाविक है एक आम इंसान के लिए। तो सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं कि आखिर कैंसर सर्जरी क्या होती है और इसमें इसकी भूमिका कैंसर में क्या रहती है। कैंसर सर्जरी एक सर्जरी का ही इवोल्यूशन है, जिसमें कैंसर का जो ट्यूमर होता है उसे हटाया जाता है। इसके कुछ फिक्स प्रिंसिपल्स हैं, उसके बारे में मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि सर्जरी सॉलिड ट्यूमर्स के लिए सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे ओल्डेस्ट मोड है क्योर का। अर्ली ट्यूमर्स अगर समय पर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो उन्हें सर्जरी द्वारा बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। हाँ, कैंसर सर्जरी के अपने कुछ सिद्धांत हैं, हम उसे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली सर। ये आपने बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन दी हमें इनिशियली। तो एक है ना सर, ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि कैंसर सर्जन और जो जनरल सर्जन होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। यस, सो इट्स अ गुड बट लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बिकॉज हम लोग भी पहले जनरल सर्जन बने, उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करके जनरल सर्जरी में काम किया, उसके बाद हम सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की तरफ गए, उसकी ट्रेनिंग की, और आज हम एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सर्जरी की एक अकेली ब्रांच है जो डिजीज स्पेसिफिक है। जैसे अगर आप देखें जो सर्जरी के सुपर स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस हैं, यूरोलॉजी, तो यूरोलॉजिस्ट किडनी पे काम करते हैं, प्रोस्टेट पे काम करते हैं, जीआई सर्जन जीआई ट्रैक सर्जरी करते हैं, पीडियाट्रिक सर्जन बच्चों की सर्जरी करते हैं। बट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट किसी सिस्टम पे काम नहीं करते, वो एक बीमारी से लड़ते हैं। इसलिए ये ब्रांच बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये सिखाया जाता है कि कैंसर से कैसे लड़ना है। सर्जरी कैसी करनी है वो तो ज़रूरी है ही, बट कैंसर सर्जरी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए कैसे करनी है वो बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली सर्जरी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी विथ ऑन्कोलॉजी। जो ऑन्कोलॉजी की डिजीज़ बायोलॉजी है वो लीडिंग चीज़ होती है एक पेशेंट के आउटकम के लिए। तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट उस बायोलॉजी को समझने में माहिर हैं, उस वजह से वो ऐसे डिसीजंस ले पाते हैं। सपोज एक ऑर्गन से ट्यूमर दूसरे ऑर्गन में चला गया, कब उसे निकालना है या कब उसे नहीं निकालना है, उसके क्या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, वो सब बायोलॉजी डिसाइड करती है। और एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट उस बायोलॉजी से ट्यून्ड अप होते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कभी भी किसी मेजर सर्जरी का अगर डिसीजन लिया जाए कैंसर के लिए, तो एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का लूप में होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये कुछ श्रोता हैं, क्योंकि श्रोताओं का भी क्वेश्चन जो है ना सर आजकल बहुत तार्किक है। yes. क्योंकि सब एजुकेशन ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन आप सबको सर ने दी है। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप इसको डिटेल में सुन सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो सर, आगे मैं बढ़ती हूँ। एक श्रोता ने ये चीज़ पूछी है सर कि क्या ये बात सच है कि जो भी गीतांजलि हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं तकनीकें मौजूद हैं वो क्या वर्ल्ड क्लास हैं? क्या यहाँ पे सारे तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं? यस, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। गीतांजलि कैंसर सेंटर एक टर्शरी केयर कैंसर सेंटर है, जहाँ पे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, अभी पेन एंड पैलिएटिव केयर भी उसमें कंबाइन हो चुका है। उसके अलावा हमारी टीम में डाइटिशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट, प्रोस्थोडोंटिक्स, ओरल सर्जन्स, ये सब मिलके काम करते हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, हर चीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है अगर हम एक कैंसर सेंटर डेवलप करते हैं तो। ये सारी चीज़ें एक ही कैंसर सेंटर में अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम बेस्ट आउटकम अचीव कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन गीतांजलि कैंसर सेंटर। और अगर हम कैंसर सर्जरी की बात करें तो कैंसर सर्जरी भी बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरीज होती हैं।
सो इसमें भी बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। अगर हम बात करें माइक्रोवेस्क्युलर सर्जरी की, ऑन्कोप्लास्टिक एंड ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी की, तो वो सारी जितनी भी न्यूअर एडवांसेस हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के, वो गीतांजलि कैंसर सेंटर में अवेलेबल हैं। दैट्स वंडरफुल। मतलब कि अगर एक पेशेंट आता है, हमने उसको पूरी तरह से ठीक करके भेजना है, इधर उसको कुछ भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। एक क्वेश्चन सर कि जब यहाँ के एडवर्टीजमेंट जाते हैं पेपर में, एक मेरे थ्रू ही चाहे वो चीज़ होती है आपके इंस्ट्रक्शंस के साथ में, कि हम कैंसर बोर्ड, हमारा यहाँ पे जो है ट्यूमर बोर्ड रहता है कैंसर विभाग में, तो ये जो ट्यूमर बोर्ड है ये क्या सब विभाग के डॉक्टर्स के बीच में, या किस तरह से आप लोग इसमें काम करते हैं? जो ट्यूमर बोर्ड है वो मेरा ये मानना है कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है किसी भी कैंसर सेंटर की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ट्रीटमेंट बहुत रैपिडली चेंज हो रहे हैं। हर स्टेज के लिए ट्रीटमेंट गाइडलाइंस अलग हैं। हमें पेशेंट को सेंटर में रखते हुए काम करना होता है। बहुत सारे डिसीजंस मॉडिफाई करने होते हैं कि किस पेशेंट में पहले कीमोथेरेपी होगी, किस में पहले सर्जरी होगी, किस में पहले रेडियोथेरेपी होगी, बाद में रेडियोथेरेपी होगी। सो ये जो सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, इनको ट्यूमर बोर्ड के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है। तो जो हमारे मेन ऑन्कोलॉजी लीड्स हैं वो, प्लस अगर जैसे सपोज बोन ट्यूमर का पेशेंट आया तो हम ऑर्थोपेडिक्स को इन्वॉल्व करते हैं। ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट आया, वी इन्वॉल्व न्यूरोसर्जरी। सो ऑल दी स्पेशलिस्ट दे सिट टुगेदर विद द पेशेंट एंड द फैमिली, then we decide the final plan and we give them the option like this is the best plan for you, but yes, we have alternate options also. So that is the whole purpose of the tumor board, a holistic care to the each and every patient where the patient is the priority. वंडरफुल सर। इससे मतलब देखा जाए तो पूरी तरह से एक पेशेंट के फेवर में और साथ ही साथ उसकी फैमिली के फेवर में कि किस तरह का कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को दिया जाना चाहिए। डॉक्टर आशीष, ये भी बताएं कि क्या हर तरह के कैंसर का ऑपरेशन इलाज है, या कुछ कैंसर्स में ऑपरेशन नहीं किया जाता, दूसरे तरीके से भी इलाज किया जाता है? यस, सो जो सर्जरी का रोल है वो मेनली सॉलिड ट्यूमर्स के लिए है, बट यस, सर्जरी का रोल हर ट्यूमर के लिए नहीं है। बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं जैसे लिम्फोमास हो गए, ब्लड कैंसर्स हो गए, उनमें सर्जरी का रोल नहीं है। बट जो इंडिकेशंस हैं वो डे बाय डे एक्सपेंड हो रही हैं, बिकॉज जैसे जैसे एनेस्थीसिया और सर्जरी सेफ होते जा रहे हैं वैसे वैसे सर्जरी के इंडिकेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये माना जाता था कि मेटास्टेटिक डिजीज़ में लाइक स्टेज 4 में सर्जरी का कोई रोल नहीं है, बट अगेन जो हमने ट्यूमर बोर्ड डिस्कस किया, ट्यूमर बोर्ड में हम डिस्कस करते हैं कि स्टेज 4 कैंसर्स में भी सर्जरी का रोल है, बट आपको अपना पेशेंट बहुत केयरफुली चूज़ करना है। आई थिंक एवरी मंथ हमारे 4 या 5 पेशेंट ऐसे होते हैं जो स्टेज 4 की तरफ बढ़ चुके हैं, बाकी जगह से उन्हें ट्रीटमेंट ऑफर नहीं किए जा रहे, बट ट्यूमर बोर्ड में डिस्कशन के बाद हम मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस के साथ बेस्ट ट्रीटमेंट उन्हें ऑफर कर पाते हैं। दैट्स वंडरफुल सर। तो सर मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हम जो एक मिथ जिसको बोलते हैं कैंसर सर्जरी को लेकर है, हमारे यहाँ हाउस कीपिंग में जो बाई जी हैं उनके घर में उनके पेशेंट हैं जो इससे रिलेट करते हैं, तो उन्होंने मुझसे आके पूछा कि मैडम जी कहीं कैंसर का इलाज ऑपरेशन कराए जो ये पूरे शरीर में तो नहीं फैल जाएगा, इस तरह का उनके मन में डाउट हुआ है। तो मैंने उन्हें बोला मैं पॉडकास्ट में आज आपसे सवाल लेने वाली हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारी कम्युनिटी में, स्पेशली आई थिंक इन होल इंडिया दिस इज़ ए मेजर मिसकंसेप्शन। पहला चीज़, बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता है। बायोप्सी करना कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए मैंडेटरी है। और उसके बाद जो सेकंड मिसकंसेप्शन है, छिड़ा दिया जी कैंसर को और वो तो हमारे शरीर में फैल गया। सो अगेन दैट इज़ ए मेजर मिसकंसेप्शन। हमारी प्रायोरिटी है कि हम लोगों को ये बताएं कि सर्जरी से कैंसर ठीक होता है, फैलता नहीं है। दैट्स वंडरफुल। मैं उम्मीद करूंगी कि उन्हें मैं आपका ये पॉडकास्ट ज़रूर सुनाऊं। सर अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो डॉक्टर आशीष, सर्जरी के बाद का सफ़र पेशेंट और उसकी फैमिली, उन दोनों को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, अब बताएं। यस, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज स्पेशली इसमें मैं फोकस करूँगा राजस्थान पे। यहाँ बड़ा ही एक मिसकंसेप्शन है कि सर्जरी के बाद पेशेंट को उठाना नहीं है, बिठाना नहीं है, बस उसको सुला के उसके पैर दबाते रहने हैं, डाइट में बस नारियल पानी और जूस पिलाना है, खाना नहीं खिलाना है। तो ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं। कैंसर सर्जरीज बाकी सर्जरीज से अलग हैं क्योंकि नॉर्मली पेशेंट्स की एज ज़्यादा होती है,
सर्जरीज लंबी चलती हैं, प्लस ऐसा बहुत सारी स्टडीज़ में बताया गया है कि कैंसर के पेशेंट्स का ब्लड थिक होता है, मींस क्लॉट्स बनने की रिस्क ज़्यादा होती है। तो ऐसे केसेस में ज़रूरत होती है एग्रेसिव इंटरवेंशंस की सर्जरी के बाद, जो हम फॉलो करते हैं उसे हम बोलते हैं ईरास, मींस फास्ट रिकवरी, अर्ली रिकवरी आफ्टर दी सर्जरी। सो व्हाट वी डू इज़ कि सर्जरी के इमीडिएटली बाद पेशेंट को वॉक करना स्टार्ट करना है, एग्रेसिव चेस्ट फिजियोथेरेपी और चेस्ट की एक्सरसाइजेज स्टार्ट करनी है। स्टिचेस से घबराना नहीं है, घर जाके लोग स्टिचेस पे तो हाथ भी नहीं लगाने देते। आफ्टर 48 आवर्स स्किन अच्छे से हील कर जाती है। एंड द डाइट हैज़ मेजर रोल इन रिकवरी आफ्टर मेजर कैंसर सर्जरी, बिकॉज एक अच्छी हाई प्रोटीन हाई एनर्जी डाइट के बाद ही वो जो 6 घंटे की सर्जरी है उससे रिकवरी आ सकती है। So that's why we promote a good energy diet also. सर हम बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पे सबसे इजीली जो चीज़ मिलती है वो एडवाइस। Yes. तो मैं यही आपके थ्रू जो हमारे श्रोता हैं उन्हें यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट को दी जा सकती हैं उनको अपनी डाइट में, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने क्रिटिकल ट्रीटमेंट से गो थ्रू होते हैं, तो उन्हें कुछ अच्छा खाना पीना मिले जिससे वो रिकवर भी जल्दी हो। yes. और ये हमारी बॉडी को पॉजिटिविटी भी बहुत जरूरी है। यस डेफिनेटली। तो अब मैं श्रोताओं से आया हुआ क्वेश्चन प्लस हमारे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि पता चलता है आपके पास में बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं और वो ठीक होकर भी जा रहे हैं। लेकिन सर आपकी इस जर्नी में कोई ऐसी खास स्टोरी या कोई ऐसी खास इंस्पिरेशन जो आपके दिल के बहुत नज़दीक हो, जिसको आपने अपने हाथों से ठीक किया है? ओके, सो ये तो बड़ा ही इमोशनल क्वेश्चन है। ऐसी बड़ी सारी स्टोरीज हैं। आई एम पर्टिकुलरली वेरी अटैच्ड इफ़ द कैंसर पेशेंट्स आर यंग। सो हमारा एक पेशेंट है, आई थिंक ही इज़ नाउ अराउंड 30। वो आया था हमारे पास 4 साल पहले। उसका नी में एक सर्जरी की गई थी ट्यूमर के लिए, जिसके रिकॉर्ड्स उसके पास भी ठीक से नहीं थे। जब हमने रिकॉर्ड्स देखे तो हमने पाया कि ये तो एक तरह का बोन ट्यूमर था, जिसकी सिर्फ सर्जरी की गई थी, आगे उसे एडवाइस नहीं दी गई थी। सो वो रिकर कर गया और उसके बाद वो 2 इंस्टीट्यूट्स में गया जहाँ उसे घुटने के ऊपर से पैर काटने की सलाह दी गई। सो इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ट्यूमर एडवांस था। फिर आता है इम्पोर्टेंस ट्यूमर बोर्ड का। रिपीट बायोप्सी की गई, ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन हुआ, तो ट्यूमर कीमो को रिस्पॉन्ड करने वाला ट्यूमर था। सो हमने उसको कीमोथेरेपी दिया, ट्यूमर डाउन स्टेज हुआ, एंड देन वी रिमूव दी इन्वॉल्व बोन का पार्ट और ट्यूमर को हटा दिया, और उसके बाद उसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया। इट वॉज अ मेजर सर्जरी एंड ही टॉलरेटेड द सर्जरी वेरी वेल। नाउ इट्स ऑलमोस्ट 4 years, ही इज़ डूइंग परफेक्टली फाइन। बिल्कुल सर। तो सर हमारे श्रोताओं को इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करने से पहले, चाहे हमारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं या जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं या उनकी फैमिली, उनके लिए आपकी तरफ से एक संदेश। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कैंसर क्योरेबल है, इलाज संभव है, घबराना नहीं है। दूसरा चीज़, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं स्पेशली टोबैको एंड अल्कोहल, वो नहीं लेना है। अगेन अभी मैंने अच्छी बातें करी, बट मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जो 2 साल बाद ठीक होके अगेन दे आर कंज्यूमिंग अल्कोहल, टोबैको, एवरीथिंग। तो जो हमें हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उन्हें अवॉइड करना है। एंड थर्ड थिंग इज़ स्टे हेल्दी, स्टे फिट, रूटीन एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें ताकि हम कैंसर से बच सकें। एंड लास्ट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्क्रीनिंग। जो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस हैं स्पेशली कॉमन कैंसर्स के लिए, उनको फॉलो करें, क्योंकि अर्ली स्टेज में ट्रीट किया, आइडेंटिफाई किया तो बेस्ट ट्रीटमेंट किया। थैंक यू सो मच सर इस इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए। मुझे लगता है श्रोताओं ने बहुत ही आसानी से और बहुत सिंपल तरीके से सर ने ही आप सबको इन्फॉर्मेशन दी है, और मैं ऐसा मान के चलती हूँ कैंसर को अगर समझदारी से हम इस समय अपना पार्टिसिपेशन दिखाएं तो इससे जीता जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। तो अब डिसीजन आपका है कि आप इसको किस तरह से अपनी रिकवरी को लेकर सोचते हैं। तो मैं थैंक यू फिर से करना चाहूँगी आशीष सर का, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस पॉडकास्ट के थ्रू दी। आज के लिए इतना ही। जल्दी ही हम अगले हेल्थ पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।